हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम का पार्ट 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट। एक छोटा सा टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है ना। आपको भी पता है जनरली कि आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो फॉर द हाइयर रिटर्न्स या प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। अब इसी में देखिए एक टॉपिक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट। आपको मैंने अभी बोला था पिछले ही लेक्चर में कि आप याद करके चीजों को आएंगे। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मैंने बताया था दो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको चीजें बताई थी कि ग्रॉस है उसमें कुछ ना कुछ अभी डिडक्शन करना बाकी है। जैसे ही आप कुछ डिडक्शन करते हैं तो फिर वो नेट बनता है। ठीक है ना। ऐसे वहां के सेंस में हमने क्या पढ़ा था कि ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं तो क्या बनता है? नेट बनता है। ठीक है। तो अगेन, एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग एनी अलाउंस। अभी कोई अलाउंस मतलब डिडक्ट नहीं किए हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे आपकी कार होती है, तो अभी आपने उसमें कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह का डिडक्शन नहीं किया है तो वो क्या हो जाता है? ग्रॉस हो जाता है। उसी तरीके से अगर कोई इन्वेस्टमेंट है उसमें अभी कोई फर्दर आपने डिडक्शन नहीं किया है तो वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? एडिशन मेड टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड इज टर्म एज नेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से जब आपने क्या कर दिया? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो ये आपका क्या हो गया? नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये आप जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी होंगी। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ आएगा तो आप उसको डेप्रिसिएशन ही समझोगे। ठीक है ना। क्या होता है डेप्रिसिएशन? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम मतलब बोल सकते हैं कि बहुत टाइम उसको यूज करने से उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मल वियर टीयर यानी कुछ टूट फूट गया मशीन में। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस यानी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे मशीनरी में वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, अब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है। तो यानी कि ग्रॉस वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाता है? नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। प्लस नहीं है, माइनस। अच्छा, यहाँ प्लस होगा। ग्रॉस निकालना है तो आपको प्लस करना होता है। ठीक है। नेट निकालना होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है? आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, और उसी में आपने पढ़ा था कि सर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं ऐड करते हैं। और मैंने वहीं पर बताया था क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसके वजह से डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है? एराइज होता है। अब देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। इन मेजरिंग नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड। वाई? बिकॉज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एराइजेज। क्या होता है ये? डबल काउंटिंग का मतलब है काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो प्रोडक्शन के स्टेजेस है ना उसमें उसकी वैल्यू बार बार काउंट हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए फार्मर ने कुछ भी जनरेट किया लेकिन अभी इसको इसकी वैल्यू को हम 0 मान के चलते हैं। ठीक है। अब उसने क्या किया? इसे 500 में मिलर को बेच दिया। ठीक है। मिलर ने क्या किया? उस वीट को, यहां सेल आउटपुट यानी यहां वीट सेल हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बना दिया? वीट को फ्लोर बना दिया। और कितने में सेल कर दिया? 700 में। किसको? बेकर को। बेकर ने 700 में लिया, उसका ब्रेड बना दिया, 300 रुपए की वैल्यू ऐड करके इसको कितने में? 1000 में कंज्यूमर को दे दिया। बात समझिए। अब इसको देखिए, यहां पे समझिएगा तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट देखा जाए तो वीट का क्या था? 500, फ्लोर का क्या था? 700 और ब्रेड का क्या था? 1000। वैल्यू ऑफ इनपुट देखा जाए तो पहले वाले को हमने 0 माना था। ठीक है। फिर क्या हुआ? बात समझिए। यहां क्या हो रहा है? ये जो 700 में मिलर बेच रहा है, ये 500 का जो वीट है इसी में ना 200, उसको जो भी फ्लोर बनाने में जो खर्चा लगा होगा वही 200 है ना। 500 तो इंक्लूड, देखो इस ऐसे समझो, ये 700 में सेल कर रहा है फ्लोर। ठीक है। तो ये जो खरीद के लाया है वो 500 का वीट है ना, तो ये वैल्यू तो इसमें इंक्लूडेड ही है। इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, उसी का खर्चा मान लो 200 रुपया है, लेकिन ये वैल्यू तो इसी में इंक्लूडेड है ना। तो वही बोल रहा है कि इस फ्लोर में वीट का 500 का वैल्यू इनपुट जो है वो इंक्लूडेड है। उसी तरीके से जो ब्रेड में 700 का फ्लोर है वो इंक्लूडेड है। अब अगर हम टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालें तो 500, जो कि आपने हमने पढ़ा था ना इंटरमीडिएट गुड क्या होगा, जो जैसे मान लीजिए मिल्क का एग्जांपल हमने देखा था ना,
अगर मिल्क डायरेक्ट में ला के, मान लीजिए 20 रुपए का मिल्क मैं लाया और इसको यूज कर लिया, ठीक है, इसका कंजप्शन कर लिया, तो मेरे लिए ये फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन अगर यही मिल्क मैं घर लेके आया, इसका कर्ड बना दिया, और कर्ड को मैंने यहां मान लीजिए 20 रुपए का मिल्क लेके आया और कर्ड को मैंने 100 रुपए में बेच दिया, तो 100 रुपए में जिसे दिया है उसके लिए वो फाइनल गुड्स है। कौन गुड है फाइनल गुड? कर्ड। मिल्क क्या हो गया? अब इंटरमीडिएट गुड हो गया, ठीक है ना। इसीलिए इंटरमीडिएट का ये जो वैल्यू है ये हम काउंट नहीं करते, 20 नहीं काउंट करेंगे, हम सीधा 100 काउंट करेंगे। देख लेते हैं क्यों करेंगे। अब टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हम देख रहे हैं तो 500 ये हो गया, अगर इसे भी जोड़ रहे हैं हम, क्योंकि अब ये सारे जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। तो 500 को हमने जोड़ा, 700 को और फिर 1000 को, टोटल आ गई वैल्यू क्या? 2200। लेकिन बात समझिए, इसी 1000 में ये 700 और 500 इंक्लूडेड होता है, ठीक है ना। सो देखिए, द वैल्यू ऑफ व्हीट इज इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ फ्लोर। वैसे ही वैल्यू ऑफ फ्लोर क्या है? इंक्लूडेड है वैल्यू ऑफ ब्रेड में। तो हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग? अब देखिए, जीडीपी में आप क्या करेंगे? जीडीपी में अगर ऐसे काउंट करेंगे, आप इंटरमीडिएट गुड्स को लेंगे तो आपको 2200 लेना होगा, जो कि गलत। हमारा जो जीडीपी का एस्टिमेशन है वो गलत आ जाएगा, बढ़ के आ जाएगा रियली में। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? फाइनल आउटपुट मेथड यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं। ओनली फाइनल गुड्स वैल्यू टू बी एडेड इन नेशनल इनकम। तो वैल्यू ऑफ ब्रेड क्या था? 1000, इसी को हमने ले लिया। दूसरा एक और तरीका होता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या है? सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी टेकन इन नेशनल इनकम। यानी कि जो वैल्यू एडिशन हुआ है, जैसे ही एक प्रोडक्शन एक्टिविटी से दूसरे प्रोडक्शन एक्टिविटी में आप गए हैं, तो जो वैल्यू एडिशन हुआ है हम उसे काउंट करेंगे। जैसे यहां देखिए, यहां से कितना गया? तो सॉरी, 0 था, 0 से कितना वैल्यू ऐड हुआ? 500 का। 500 से कितना हुआ? 700। तो हम ऐसे काउंट करेंगे, 500 प्लस 200 प्लस 300। 5 से कितना हुआ? 700, तो 200 वैल्यू ऐड हुई है। 7 से 1000 यानी 300 की वैल्यू ऐड हुई है। ऐसे कर लीजिए, 200 और ये 300। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन मेथड। तो अगर इसको भी हम कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है? 3 2 5 5 5 10 यानी 1000। देख रहे हैं? तो दोनों में से कोई भी मेथड हम अपनाते हैं, हमारा जीडीपी का जो कैलकुलेशन आएगा, यानी जीडीपी में जो हमें वैल्यू जोड़नी है वो 1000 जोड़नी है, ठीक है ना। 2200 लेंगे तो वो जीडीपी हमारी ज्यादा शो होगी, जो कि गलत है, ठीक है। इसलिए हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, अब हमें पढ़ना है इनकम मेथड। फिर से क्या बोलते हैं वो, डिस्क्लेमर। ये जो थ्योरी पोर्शन है ये पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, दिमाग में इसकी बातें बस याद रहनी चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपसे। ये पूछा नहीं जाता कि व्हाट इज इनकम मेथड, आप इसको लिख के बताइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। आपको प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इनकम मेथड में क्या करना है? ऑल द इनकम डेस्ट एक्टिव टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द वे ऑफ, यानी आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड से क्या मिलता था? रेंट। लेबर से क्या मिलता था? सैलरी, वेजेस। कैपिटल से इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट। यानी हम टोटल इनकम को कंट्री के जोड़ देंगे ना तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम क्या क्या है। फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि हम कंपनसेट करते हैं जो एम्प्लॉय को, अमाउंट पे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूं, एम्प्लॉयर मतलब जॉब करवा रहा है, एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कुछ काम कराया है तो अब उसे उसे पेमेंट दूंगा, उसी को हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। सैलरी वगैरह प्रोवाइड करूँ। अब इसमें भी 3 पार्ट्स हो जाते हैं। फर्स्ट क्या होता है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, यानी आपने काम किया और मैंने कैश में आपकी सैलरी दे दी, यानी जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है ना, मनी के टर्म्स में। वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, बोनस, डीए जिसे आप बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, कमीशन हो गया, ठीक है। तो कैश में पेमेंट कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, यानी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। क्या क्या? जैसे रेंट फ्री होम देते हैं, फ्री कार देते हैं, तो ये नॉन मॉनेटरी है, पैसों के टर्म्स में नहीं है, आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। फ्री मेडिकल, ठीक है, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ठीक है। थर्ड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? ये इंडियन इकोनॉमी अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो उसमें आपने पढ़ा है। सोशल सिक्योरिटी यानी कि कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना। जैसे पीएफ दिया गया, अगर आप पूरा जो टर्म है पूरा कंप्लीट करते हैं जॉब का तो आपको ग्रेजुटी प्रोवाइड की जाती है। लेबर वेलफेयर फंड है, ठीक है ना।
और ये क्यों किया जाता है? टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉय। आपको ये डर ना हो, फियर ना हो कि मेरा जॉब कभी भी जा सकता है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल नहीं रहा है, मुझे और भी चीज़ों का टेंशन लेना होता है। नहीं, आप प्रॉपरली अच्छे से जॉब बस करें, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे फॉर्मूला को समझना है और याद रखना है, ठीक है ना। पहले हम ये थ्योरी समझ लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। एक सेकंड। सेकंड क्या पार्ट होगा? रेंट एंड रॉयल्टी। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ सब सॉइल एसेट्स, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी लैंड के ऑनर है, किसी बिल्डिंग के ऑनर है, तो आपको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। अच्छा, इसमें एक बात लिखी हुई है, इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट, रेंट ऑफ लेट आउट लैंड, और इम्प्यूटेड। इम्प्यूटेड रेंट का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है, तो अब मेरा घर है तो इसमें मैं रह रहा हूँ, क्या मुझे रेंट देना होगा? तो बोलोगे नहीं सर, आप ही का घर है तो आप रेंट क्यों दोगे? तो लेकिन मान लीजिए, मान के चलिए सेम ऐसा ही घर बगल में है, और उस रूम का, एक रूम का मान लीजिए किराया है 4,000 रुपये, रेंट जो है 4,000 रुपीज, तो मेरा भी जो रूम का रेंट माना जाएगा ना, वो 4,000 माना जाएगा। इसी को बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट, यानी मार्केट वैल्यू जो चल रही है उस एरिया में, उस हिसाब से आपके भी रूम का रेंट माना जाता है, ठीक है ना। जो जो लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड रहते हैं, यानी जिसका सेल्फ ओन्ड घर रहता है, उनके लिए, ठीक है। थर्ड होता है इंटरेस्ट। अमाउंट रिसीव्ड फॉर लैंडिंग फंड्स टू ए प्रोडक्शन यूनिट, यानी आपने किसी को कैपिटल दिया है, बदले में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसमें भी बोथ एक्चुअल इंटरेस्ट और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द प्रोडक्टिव सर्विस ओनली, यानी कि आप प्रोडक्टिव सर्विस के लिए ही अगर ले रहे हैं कैपिटल, तो उसका इंटरेस्ट को हम काउंट करते हैं, ठीक है ना। क्या इंक्लूड नहीं करते? इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर्स एज सच, इंटरेस्ट इज पेड ऑन वॉज टेकन फॉर कंजप्शन, लोन्स है, सॉरी, लोन्स टेकन फॉर द कंजप्शन पर्पस। जिसे ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी वगैरह है, उसके लिए आपने लोन ले लिया है, तो जो खुद का कंजप्शन के पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हैं, उसका जो इंटरेस्ट है वो काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। ये सब होता है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? रिवार्ड टू एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, क्यों? वो सारा काम कराता है, बिजनेस कराता है, उसके बाद उसको क्या मिलता है? एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है। प्रॉफिट के अंदर कुछ सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट हो जाता है कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है अगर आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये किसको मिलता है? शेयर होल्डर को मिलता है। नॉर्मल सी बात समझिए, जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस कंपनी का शेयर रखा है, ठीक है ना। अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी क्या करती है? उस प्रॉफिट में से कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो अगर आपने शेयर को होल्ड कर रखा है, होल्ड कर रखा है का मतलब एक साल आपने शेयर्स को नहीं बेचे हैं, तो आपको कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, ठीक है। सीधी सी बात है, अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांटना। हाँ, कुछ टाइम क्या होता है, कभी कभी कंपनीज क्या करती है? डिविडेंड नहीं पे करती है। क्यों नहीं करती हैं? वो अपने प्रॉफिट को भी बिजनेस में लगा के बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाह रही है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट हैं, इसलिए बता दे रहा हूं, तो होगा क्या ना कि उसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे। शेयर प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा। डिविडेंड आपको नहीं मिला है, लेकिन उसके शेयर प्राइस इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। चलिए, थर्ड होता है रिटेन अर्निंग, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी रिजर्व्स मेंटेन करके रखे जाते हैं कि कुछ ऐसे फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज वगैरह हो, तो उसके लिए रिजर्व्स मेंटेन करके रखा जाता है। तो यानी वो प्रॉफिट्स को बांटे नहीं जाते हैं, वो बिजनेस में ही रहता है, ठीक है ना, फॉर द अनसर्टेनिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या है? इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स लाइक फार्मर, बार्बर, डॉक्टर एंड यूनिक कॉर्पोरेटेड इंटरप्राइज लाइक रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स। सीधी सी बात बता रहा हूं, सेल्फ ओन्ड जो बिजनेसेस हैं या सेल्फ ओन्ड जो पर्सन्स हैं, ठीक है, जिसको आप बोलते हो सेल्फ इंप्लॉयड। क्या बोलते हो? सेल्फ इंप्लॉयड। तो इन लोगों को क्या मिलता है जनरली? प्रॉफिट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? बोलोगे सर सैलरी मिलेगा, ठीक है। और मान लीजिए, एग्जाम्पल है, हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो पैसे मिलेंगे, तो वो क्या होगा? सैलरी या वेजेस? तो सर वो तो हो जाएगा प्रॉफिट। या फिर मान लीजिए
ठीक है, यूट्यूब की बात हटा देता हूं, मान लीजिए मेरा खुद का कोचिंग हो तो मुझे क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर प्रॉफिट। यानी कि मैं इनकम तो जनरेट कर रहा हूं लेकिन डिफरेंट सोर्सेज से, एक जगह मैं सैलरी भी अर्न कर रहा हूं, एक जगह मैं प्रॉफिट भी अर्न कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, यानी कि आप एक से ज्यादा फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं। या हो सकता है मैं कोई बुक्स वगैरह निकाल दूं तो उससे मुझे रॉयल्टी मिले। तो देखो मैं तीन तीन इनकम, या मैंने कहीं कैपिटल दे रखा है उससे इंटरेस्ट कमाऊं, तो डिफरेंट प्लेसेस पे मुझे डिफरेंट तरीके का इनकम मिल रहा है, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, ठीक है ना। क्या बोलेंगे। और यहाँ पे जनरली आपको जो क्वेश्चन में मिलेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में लिखा हुआ मिलेगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है ना, तो उसे आप समझेंगे यही मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होगा, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अब बहुत ध्यान से यही आपको सीखना समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ध्यान समझिए, दो चीजें मैं अभी तक बता दिया हूं जो आपके न्यूमेरिकल सीखने और समझने के लिए जरूरी है। एक तो पिछले क्लास में बताया था कि मान लीजिए डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम पे जाना है तो क्या करना होगा, तो NFIA प्लस करना होगा, ठीक है। नेशनल इनकम से वापस डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो क्या करना होगा, NFIA माइनस करना होगा। तो एक ये वाला जो पार्ट बताया था ये याद कर लीजिए, और अब फॉर्मूला याद करना शुरू कीजिए। इजीली समझा रहा हूं, आराम से याद हो जाएगा, इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया। ध्यान से देखिए, इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा तो क्या क्या कंडीशन है, दो तीन कंडीशन है वो बता रहा हूं। पहला, आप ऐसे करके फॉर्मूला को याद रखो एकदम स्ट्रेट ऐसे ही, COE होना चाहिए, रेंट एंड रॉयल्टी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, मिक्स्ड इनकम होना चाहिए। अगर ये पांचों मिल जा रहा है आप जोड़ दोगे, आपको निकल के मिल जाएगा NDP एट FC। फिर से बताऊंगा इस चीज को। दूसरा केस, जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में COE नहीं दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ है, तो आप 1 + 2 + 3, अब ये 1 + 2 + 3 क्या है, अब आपको ये याद रखना होगा, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SSS यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगेन आते हैं एक और चीज पे, प्रॉफिट अगर नहीं दिया हुआ होगा तो क्या होगा, तो अभी आपने पढ़ा कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट 200, कॉर्पोरेट टैक्स 300 और रिटेन्ड अर्निंग 100। तो आप कभी भी, या मान लो एक और पार्ट भी दिया हुआ है इसका, तो आप कभी भी प्रॉफिट दे दिया आपको नीचे देखना ही नहीं है, प्रॉफिट दिया सीधा प्रॉफिट की वैल्यू को लोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं फर्स्ट लाइन आपको याद रखना है, अगर ये पांचों दिया है चुपचाप पांचों का वैल्यू लिखोगे और कैलकुलेट करोगे, नहीं दिया है ना तब आओगे नीचे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तो इसके ये तीन पार्ट्स दिए हैं तो इन तीन पार्ट्स को ऐड करोगे, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो फिर इसके तीन पार्ट्स को ऐड करोगे। क्लियर ये दोनों बात। अब तीसरे बात पे आते हैं, हो सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया और कुछ नहीं दिया हुआ है, एक ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या समझोगे, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इसी को हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। अब फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको मैंने बोला है इसलिए उस चीज को याद करके आने के लिए। तो इससे आपका, इस इनकम मेथड से आपका क्या निकलता है, NDP एट FC, क्या निकलता है, NDP एट FC। और नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम होता है NNP एट FC। अब हमें कन्वर्ट करना होगा, FC सेम है, PP तो हमेशा सेम रहेगा, NN सेम है, तो क्या है, D है और N है, यानी डोमेस्टिक से हमें कहाँ जाना है, नेशनल पे जाना है, तो क्या होगा, NFIA प्लस हो जाएगा। तो आप इसकी वैल्यू को निकाल लोगे, फिर NFIA को प्लस कर दोगे, आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए समझ आ गया, ये याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए प्रिकॉशंस है, ये भी पूछा नहीं जाता है लेकिन पढ़ लेते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें इनकम मेथड बनाते वक्त ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट, ट्रांसफर इनकम को हम नहीं लेते हैं, ट्रांसफर इनकम आपको मैंने बताया था, एक होता है फैक्टर इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हम जनरेट करते हैं, जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस, ये सब। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, जिसके लिए आपने कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं की है, आपके भाई ने पैसा भेज दिया, डोनेशन मिल गया, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है ना, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इनकम ऑफ सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब सेकंड हैंड गुड्स है तो जाहिर सी बात है, जब किसी फर्स्ट पार्टी ने इसे खरीदा होगा तब उसकी वैल्यू ऑलरेडी
नेशनल इनकम में काउंट हो गई होगी, ठीक है ना। ब्रोकरेज और कमीशन को हम इंक्लूड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्टिव सर्विसेज है, ठीक है, नया काम हो रहा है। विंडफॉल गेन्स यानी कि हॉर्स रेस, लॉटरी, ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसको भी हम नहीं लेते हैं। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड, ठीक है ना। अगेन वही इम्प्यूटेड सेल्फ ओन्ड पर्सन है, कुछ ऐसा कर रहे हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है ना, तो उनके भी जो इम्प्यूटेड यानी मार्केट प्राइस के हिसाब से जो होगा वो वैल्यू हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, डेट ड्यूटीज है, गिफ्ट टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स है, इसको भी हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, जो करंट, इसका मतलब समझिए, करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे सेम इसी की तरीके से देख लीजिए, इनकम ऑफ सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर। अब मान लीजिए मैंने शेयर्स रखा था, ठीक है, मैंने शेयर्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब यही शेयर फिर कोई और पर्सन खरीद लेगा, तो क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के करंट फ्लो में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस एक पर्सन से ये चीज दूसरे पर्सन के पास जा रही है, ठीक है ना। या फिर बोल सकते हैं टाइटल बदल गया, आज मेरे पास था कल आपके पास चला गया, ठीक है ना। तो इसीलिए इसकी भी वैल्यू को हम काउंट नहीं करते हैं इनकम मेथड में, ठीक है। तो यहीं पे आपका चैप्टर का द एंड हुआ, ठीक है। अब ध्यान से 2-3 बात समझिएगा। द एंड, कोई भी डाउट रह गया है अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जो अभी आपने पढ़ा है, ठीक है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात है, इसके जस्ट बाद क्या होगा ना, एक आएगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्या बोल सकता हूं मैं, एक लेक्चर आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। अब वो लेक्चर कैसा होगा, एक सेकेंड, अपने दोस्तों को पहले शेयर करें कि वो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। मैं इधर साइड में बता दे रहा हूं। देखिए, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बोला था वो चीज़ों को याद करने के लिए 3 टॉपिक्स दिए थे याद करने के लिए, और तीसरा हमने एक पढ़ लिया इनकम मेथड। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, ये जो हल्के हल्के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए ये जो हल्के हल्के क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं लेकिन बेस आपका तैयार हो, तो 10 से 15 या 20 क्वेश्चन भी बोलोगे तो मैं 20 क्वेश्चन ले आऊंगा, और कुछ उसमें से रहेंगे इनकम मेथड के। इसलिए ये 2 लेक्चर रिवाइज करके रखना आप, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, 20 क्वेश्चन लाऊंगा तो वो इन तीनों से रिलेटेड होंगे और आपके इनकम मेथड से रिलेटेड होंगे। फिर उसके बाद एक लेक्चर आएगा जिसको आप थर्ड पार्ट कहोगे, उसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड और एक 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं वो पढ़ लेंगे। उसके बाद से फिर अब जो इनकम, एक्सपेंडिचर और आपके वैल्यू एडेड है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है 10, 20, 50 जितना आप बोलोगे उतना न्यूमेरिकल बना के आपको अपलोड मैं कर दूंगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें कि वो भी न्यूमेरिकल समझें और घर पे बनाए, प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत मैसेजेस आए थे कि सर ये चैप्टर पे जल्द से जल्द वीडियो बनाइए, हमारे स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं, क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। आप जितना बोलोगे उतना क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। आपका कोई डाउट भी है ना कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आप भेज सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत होता है मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।